अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये मैंने पीडीएफ में लिखे हुए हैं और एक्सप्लेन भी किए हुए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी फाइल मिल जाएगी, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज की बात करें तो कहते हैं एवरीथिंग इन एचटीएमएल इज आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ, कि आप एचटीएमएल में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या चीज लिखी हुई है। आपको पता है कि हम जब भी कुछ चीज लिखते थे उससे पहले कुछ चीज लिखते थे इन एरो ब्रैकेट्स में, यानी टैग लिखते थे। ये अगर पी का है, हेडिंग का है, तो हम वहां से आइडेंटिफाई करते थे कि भाई ये चीज़ जो लिखी हुई है कंटेंट, ये पैराग्राफ है, ये हेडिंग है, ये हेडिंग 1 है, ये लिंक लगा हुआ है इमेज का, ये रेफरेंस लगा हुआ है या किसी और चीज़ का, जिस तरह का भी वो टैग लगाते थे लाजमी। तो वो ये यहाँ पे है कि टैग, इसका ऑप्शन करेक्ट है। और इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एचटीएमएल में सब कुछ टैग्स के थ्रू आइडेंटिफाई होता है, बिल्कुल सही। टैग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जैसे हेडिंग्स, पैराग्राफ्स और लिंक्स। हर एलिमेंट का अपना टैग होता है, बिल्कुल, जो ब्राउज़र को समझाता है कि वो किस टाइप का कंटेंट है। बिल्कुल, अगर हम पी लगाते हैं, टैग यूज करते हैं, तो ब्राउज़र को पता चलता है कि इसको मैंने पैराग्राफ के तौर पे ट्रीट करना है। यानी हेडिंग 1 है तो उसको मैंने कितना बड़ा, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना बोल्ड लिखाना है। इसी तरह हेडिंग 2 है तो उसको मैंने कितना दिखाना है। ये सारे टैग ही ब्राउज़र को बताता है, समझाता है। बात करते हैं द आउटपुट ऑफ एचटीएमएल कोड इज विजिबल इन, कि आउटपुट, जब भी हम एचटीएमएल का कोड तो हमने लिख लिया, अब इसका आउटपुट देखने के लिए हम क्या यूज करते थे? ब्राउज़र का इस्तेमाल करते थे ना। ऐसा है कि नहीं? हम कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल करते थे? एज, माइक्रोसॉफ्ट का। वैसे आप गूगल क्रोम का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपके पास जो है ना ये वाला यूज़ करोगे। ऐसा ही है। तो यहाँ पे देखो नोटपैड में हम कोडिंग कर सकते हैं। फाइल तो हो नहीं सकती, सेपरेट शीट भी हो नहीं सकती, तो ब्राउज़र है। यहाँ पे भी वही बात लिखी है, एचटीएमएल के आउटपुट ब्राउज़र में शो होता है। नोटपैड और फाइल सिर्फ कोड लिखने के लिए होता है, लेकिन ब्राउज़र एचटीएमएल कोड को एग्जीक्यूट करता है और उसका रिजल्ट दिखाता है। समझ आ गई बात? नेम ऑफ वेब पेज कैन बी गिवन यूजिंग फ्लाना टैग। फ्लाना टैग मतलब कौन सा टैग हम यूज कर सकते हैं? ये आपका वेब पेज है, उसके ऊपर एक टैब बार होती है जो हमें ब्राउज़र में शो होती है। उस टैब के बाद हम लिखते थे फॉरम, होम, अबाउट। तो वो आप कहाँ पे कैसे बना सकते हो, या कौन सा टैग होता है जिसको के अंदर वो लिखोगे तो ऊपर रिप्रेजेंट होगा? बॉडी के अंदर नहीं। बॉडी में आपको पता है मेन काम होता है सब कुछ। उसके बाद टाइटल मालूम नहीं। हेड के अंदर तो होता है, हेड के अंदर फुटर तो आपने पढ़ा ही नहीं है। तो हेड के अंदर हमने पढ़ा था टाइटल हम जो भी रखते थे वो हमारे वेब पेज का नाम हो जाता था, यानी टैब का नाम होता था। टाइटल टैग यूज वेब पेज के नाम देने के लिए होता है। ये ब्राउज़र के टैब बार में दिखाई देता है और पेज का टाइटल डिफाइन करता है। बिल्कुल, कि अगर आप किसी वेबसाइट पर जाए ना, कोई भी वेबसाइट विजिट कर लें, उसके आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो जो ऊपर टैब बार है ना, उस पे कॉन्टैक्ट अस लिखा आ जाएगा। जब आप अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो उसके टैब बार में अबाउट अस लिखा आएगा। ये वो बात कर रहा है। मेन पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर अरेंज इन डैश टैग। मेन पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर अरेंज इन डैश टैग। आपको पता है कि हमारे एचटीएमएल में दो चीजें अहम है, यानी इंपॉर्टेंट है या जरूरी है, हेड और बॉडी। दो पार्ट्स हैं, समझ लें, दो पार्ट्स है ना, एक है हेड और दूसरा है बॉडी। जब कहते हैं मेन पार्ट्स कहाँ होता है, आपको पता है हेडिंग में हम क्या क्या लिख सकते हैं और बॉडी में हम क्या क्या लिखते हैं। तो हमारा जो मेन काम है, मतलब हेडिंग, पैराग्राफ, जितनी भी चीजें हैं वो हम बॉडी के अंदर डिफाइन करते हैं। तो हेड के अंदर तो आपको पता है लिमिटेड चीजें हैं, टाइटल हेड के अंदर आता है, बॉडी एक है, और लाइन ब्रेक भी बॉडी के अंदर, ये अलग चीज है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन ओवर देने के लिए एक टैग समझ लें। अच्छा, उसके बाद बॉडी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। एचटीएमएल की का मेन कंटेंट बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। ये टैग डॉक्यूमेंट का मेन विजुअल पार्ट्स को कंटेन करता है, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस और लिंक्स। बिल्कुल सही है कि हम बॉडी के अंदर ही बताते हैं कि ये पैराग्राफ है, ये आपकी हेडिंग है और ये आपने इमेजेस लगानी है। इमेज का रेफरेंस याद होगा ना, वो लगाते थे। कहते थे हेडिंग टैग पेयर फॉर द 5th लेवल हेडिंग इज। आपको पता है कि 5th लेवल की हेडिंग क्या है? H5। ऐसा ही है। और आपको पता है टैग हम किस में लिखते हैं? एरो में लिखते हैं। और आपको यही पता है कि जब हम ओपन टैग करते हैं तो साथ में उसको क्लोज भी करते हैं, यानी टर्मिनेट भी करते हैं। ऐसा ही है। तो अभी देखना है कि कौन सा सही है। अगर ये फर्स्ट देखें तो इसके एरो नहीं है, यानी ये वाले एरो नहीं मौजूद। सेकंड देखें तो इसका भी ये वाला एरो मौजूद नहीं है, बल्कि ये तो ओके है मगर ये वाला इसका एरो नहीं है, यानी ये ऑप्शन भी सही नहीं। इसका फर्स्ट एरो ही नहीं है और इसका सेकंड एरो नहीं है। अगर इसका देखें तो ये भी मुकम्मल है और ये भी मुकम्मल है, यानी हमारा पास ऑप्शन डी आ गया। एचटीएमएल हेडिंग के लिए प्रॉपर ओपनिंग, देखो वही बात की, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स का यूज होता है। 5th लेवल हेडिंग का टैग H5 स्टार्ट करता है और ये /H5 क्लोज करता है। समझ गए बात? नंबर 6, स्पैन इज यूज टू प्रोवाइड डैश टू अ लाइन। स्पैन क्या प्रोवाइड करता है? फॉन्ट प्रोवाइड करता है? नहीं। बॉर्डर करता है? नहीं। कलर करता है? नहीं। स्टाइल, यस।
क्योंकि आप स्पैन के ज़रिए उस एलिमेंट पे, मतलब जब आप किसी टैग में स्पैन का इस्तेमाल करते थे तो आपको पता था कि इस चीज़ पे वो चीज़ सिर्फ लग जाएगा। स्पैन के अंदर आप अगर कलर लिखते थे, फॉन्ट्स लिखते थे, तो वो उस चीज़ पे सिर्फ एलिमेंट पे अप्लाई होता था, यानी स्टाइल हम करते थे ना। देखो, स्पैन टैग इनलाइन एलिमेंट्स के लिए स्टाइल अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। ये स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टेक्स्ट या लाइन को स्टाइल करने के काम आता है। आपको पता है हमने दूसरा भी एक पढ़ा था, डेव, ऐसा ही है ना, डेव पढ़ा था ना। डेव आपके पूरे उस कंटेंट पे करता था जहां से डेव शुरू होता था, और हम डेव को क्लोज भी करते थे। स्पैन सिर्फ उस एलिमेंट पे, यानी एक अगर एक अल्फाज है यानी एक लाइन है तो उस पे हम काम करवाते थे। और डेव आपको पता है स्पैन क्या पूरी एक लाइन पे करता है, ठीक है। और डेव जहां तक वो चल रहा है, यानी पैराग्राफ पे तो पूरा पैराग्राफ पे करेगा। उसके बाद आता है फर्स्ट रो ऑफ टेबल इन HTML इज कॉल्ड, कि जो फर्स्ट रो है टेबल की, ये टेबल आपके पास ऐसा ही है, ठीक है। अब रो कैसी होती है, रो 1, रो 2, रो 3, ऐसे ही होता है ना, अगर मैं गलत डिफाइन नहीं कर रहा तो कह रहे टाइटल रो, आपकी ये टाइटल रो हो गई, ऐसे ही है। टॉप रो, बल्कि टॉप रो मतलब टॉप रो तो नहीं कहते होते, हेडर रो, बिल्कुल हेडर रो और अपर रो। हेडर रो आपको याद होगा कि हेडर रो था क्योंकि हम हेडिंग में डिफाइन करते थे कि आपने एक पढ़ी भी थी जिसमें हमने नेम्स लिखे थे, फीस लिखी थी और इस तरह की लिखी थी, आपको याद होगा। तो यानी रो आपकी जो ऊपर वाली है टॉप, उसको हम कहते हैं हेडर रो, ठीक है। और ये आपके कॉलम हो गए हैं, समझ गए। अच्छा, उसके बाद क्या है, द टेबल का फर्स्ट रो को हेडर रो कहा जाता है। इस रो में टेबल की हेडिंग्स या कॉलम नेम्स लिखे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, कॉलम्स के नाम लिखो या सारे हेडिंग के नाम लिखो, समझ गए। पी टैग पेयर इज यूज्ड फॉर, पी टैग आपको पता है, अच्छी तरह पता है, पी इज फॉर पैराग्राफ, प्रिंट नहीं, पेज अलाइन नहीं, पेज ब्रेक नहीं, पैराग्राफ। पी टैग का यूज पैराग्राफ लिखने के लिए होता है। ये टैग टेक्स्ट की ब्लॉक को डिवाइड करता है और उनके अलग से दिखता है, समझ गए। आपने पढ़ा था कि वेरिएबल किस चीज से स्टार्ट नहीं हो सकता, आपने क्या था, अल्फाबेट, नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, नहीं, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ये मैंने गलत सिलेक्ट किया हुआ है, जो करेक्ट है वो है नंबर। यानी आपको अच्छी तरह याद होगा कि वेरिएबल जो है वो कभी भी स्टार्ट नहीं होगा नंबर से। अल्फाबेट रख सकते हो, कोई कैरेक्टर भी रख सकते हो, स्ट्रिंग अल्फाबेट को कहते हैं, नाम वगैरह को कहते हैं, ठीक है। नंबर आप नहीं रख सकते, यानी वेरिएबल जो है उसका 1 2 3 नहीं कर सकते। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते, वो सिर्फ अल्फाबेट्स या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकते हैं, समझे या नहीं समझे। यानी वेरिएबल का जो नाम है ना वो आप 1 2 3 नहीं रख सकते, आप उसका कोई ना कोई अल्फाबेट्स रखोगे। हम जैसे कि इंडेक्स रखते थे, आई रखते थे, ए रखते थे, ये वो बात कर रहे हैं। द फर्स्ट वैल्यू असाइन टू वेरिएबल आफ्टर डिक्लेरेशन इज कॉल्ड, कि जब आप फर्स्ट वैल्यू असाइन करते हो वेरिएबल को, ठीक है, आपटर डिक्लेरेशन, आपने वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया है, अब उसको वैल्यू असाइन करनी है तो आपको उसको क्या कहते हैं कंप्यूटर डिजाइन में, बिगिनिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन। आपने देखा होगा कि हम करते थे कि वेरिएबल ए, हमने एक वेरिएबल बना दिया, अब इसकी हम करते थे वेरिएबल या ए इज इक्वल टू, इस तरह करते थे कि भाई ए की वैल्यू क्या है 10, ऐसा था कि नहीं, ठीक है। अब हमने क्या वेरिएबल, अब वो क्या करता है, हमें इनिशियलाइज कर दिया, हमने यहाँ पे डिक्लेयर तो कर दिया कि वेरिएबल ए हो गया, ये हम क्या करते उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे थे, उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करते। तो जब एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद उसको पहली वैल्यू असाइन की जाती है, उस प्रोसेसर को इनिशियलाइज कहते हैं, प्रोसेस को इनिशियलाइज कहते हैं। इनिशियलाइजेशन से वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू मिलती है। अब ये भी बात है कि देखो, हमने एक वेरिएबल की वैल्यू हमने फर्स्ट रखी है वो 10 है, ठीक है। हम जब लूप चलाते थे, आपको याद होगा जब भी लूप चलता था तो जो ए की वैल्यू होती थी वो होती थी, मॉडिफाई होती थी, यानी चेंज होती थी, अपडेट होती थी। तो वो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट हम वैल्यू रखते थे, वो जो फर्स्ट वैल्यू रखते हैं उसको क्या होती है, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद लूप चला तो उसकी वैल्यू अपडेट होती रहती है। तो ये उस केस की बात कर रहा है। आप सिंपली ये रखें कि हम जब वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं उसके बाद वैल्यू असाइन करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। ये फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये वाला था नंबर 9 का ऑप्शन, को करेक्ट कर लीजिएगा। और अगर कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ गलती हो गई हो, आप कॉमेंट्स में बता सकते हो, डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हो। थैंक यू।